हाँ, तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि किसी चालक का प्रतिरोध किन-किन बातों पर निर्भर करता है। इसके लिए मैंने आपको विस्तार से बताया था। तो आज हम बताने जा रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध, या इसे प्रतिरोधकता के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अथवा रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। यह क्या है? तो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि चालक का प्रतिरोध R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है ना। तो नंबर 2, चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो इन दोनों नियमों को संयुक्त करने पर और यहां पर आप लोग पढ़ चुके हैं कि अन्य कारक स्थिर रहें, यहां पर भी सेम। तो अगर इन दोनों नियमों को संयुक्त कर दिया जाए तो होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A, है ना। अब जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए हमेशा एक नियतांक की जरूरत पड़ती है। तो हम यहां पर इस चिन्ह को हटा करके यहां पर बराबर करेंगे और यहां पर एक नियतांक जोड़ेंगे। और ये नियतांक क्या है? आपको ये जो दिख रहा है नियतांक, इसको हम क्या पढ़ते हैं? रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रो। यहां पर हम लिख सकते हैं रो एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। हाँ, तो बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध जितने भी पदार्थ होते हैं सभी का अलग अलग होता है। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसका विशिष्ट प्रतिरोध समान हो। जैसे चांदी है, चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध अलग होता है, कॉपर का अलग होता है, लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध अलग होता है। तो जितने भी पदार्थ हैं सभी का विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है ना। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, अभी हम इसकी परिभाषा बताने जा रहे हैं। पहले आप समझ लीजिए कि यह विशिष्ट प्रतिरोध चालक का एक विशेष गुण है जो हमेशा अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। जैसे कभी कभी यह पूछ लिया जाए कि एक चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चूंकि विशिष्ट प्रतिरोध चालक के का गुण नहीं है, चालक के पदार्थ का गुण है। चालक किस पदार्थ का बना हुआ है इसका गुण होता है, अतः यह बदलता नहीं। आप लोग कभी भी जो है गफलत में नहीं पड़िएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध बदल जाता है ना। जैसे चांदी का, लोहे का, सोने का, एल्युमिनियम का, सबका विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है ना। यह चालक की लंबाई बढ़ाने पर या चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो आइए अब आप समझने का प्रयास करें कि विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है। तो देखिए, अभी आपने पढ़ा कि R बराबर होता है रो इंटू L अपॉन A के। अगर हम रो बराबर निकालना चाहें तो रो बराबर क्या होगा? रो बराबर होगा, है ना, रो बराबर क्या होगा? R इंटू A अपॉन L, है ना। R इंटू A अपॉन
चलो, ये रो का मान होगा। अब यदि हम कह दें कि चालक की लंबाई एल बराबर 1 मीटर ले लें, कितना ले लें? एल बराबर 1 मीटर ले लें, है ना? और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना ले लें? 1 मीटर स्क्वायर ले लें। ध्यान देना, तो चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? रो बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, आर इंटू क्या हो जाएगा? 1/1 ये होगा। सबका मान रख दिया, ए की जगह भी 1 रख दिया, 1 मीटर स्क्वायर रख दिया, और एल की जगह भी 1 मीटर रख दिया। तो रो की वैल्यू कितनी आएगी? तो रो बराबर हो जाएगा आर के। अब आप समझने का प्रयास करिए, गणितीय रूप से आपको समझाया गया कि गणित से हम इसकी परिभाषा कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी चालक की लंबाई 1 मीटर ले लेते हैं और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना ले लेते हैं? 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं। तो एल और ए का मान रख दिया, तो रो का मान निकल के आ रहा है आर, है ना? तो अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी। किसी चालक के पदार्थ का, किसी चालक का नहीं, आप चालक का कहेंगे तो ठीक नहीं है, किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर हो। एक बार फिर से ध्यान दें, किसी चालक का के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है, चालक के उस प्रतिरोध के बराबर होता है जिसकी लंबाई कितनी हो? 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर हो। ध्यान देना, तो यानी जैसे मान लो ये चालक है किसी पदार्थ का बना हुआ, मान लीजिए बना हुआ है चांदी का, है ना? मान लीजिए ये चांदी का बना हुआ एक क्या है? तार है। अब सपोज करो इसकी लंबाई कितनी हो, मान लो 1 मीटर है और इसका जो ये अनुप्रस्थ काट है का क्षेत्रफल है, ये कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना? तो इस चालक का जो प्रतिरोध होगा, जितना प्रतिरोध होगा वही चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होगा। इसे प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। समझ रहे हैं? यह हर चालक का अलग अलग होता है। जैसे चांदी होता है, चांदी का सबसे कम होता है, चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? सबसे कम होता है। और जिसका विशिष्ट प्रतिरोध, जिस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है उसमें विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित होती है। आप याद रखेंगे इसको कि जिसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है उसमें विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित होती है, यानी उस चालक का की जो चालकता होती है वो बहुत अच्छी होती है। विशिष्ट प्रतिरोध जितना ही क्या होगा? कम होगा, उसकी चालकता उतनी अच्छी होती है, यानी उसमें विद्युत धारा का प्रवाह उतना ही आसानी से सुगमता पूर्वक होता है। तो यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बताने का सिर्फ केवल एक ही मकसद है कि आप यह नोट कर लें कि जिस भी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होगा वही पदार्थ यदि उसका तार बनाया जाए या चालक बनाया जाए तो उसमें विद्युत धारा बहुत ही आसानी से सुगमता पूर्वक प्रवाहित होती है ना? तो प्यारे बच्चों, अब आप विशिष्ट प्रतिरोध को समझ गए होंगे। तो अब ये बताइए कि जब चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम है और उसमें विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित होती है, तो हम चांदी का प्रयोग चालक बनाने में क्यों नहीं करते हैं? तार बनाने में चांदी का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? यदि चांदी का तार बना करके उसकी ओवरहेड लाइन खींच दी जाए तो दिन दहाड़े चोरी हो जाएगी, डकैती हो जाएगी, उसको लूट ले जाएंगे। उस तार को रात की बात छोड़ दीजिए, दिन में ही उसको लूट ले जाएंगे, है ना? इतना महंगा है चांदी, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए के ऊपर है प्रति किलो के हिसाब से, है ना? तो इतनी महंगी धातु है, तो इसीलिए महंगी होने के कारण चालकों में चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। और आजकल सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर जो जिसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो है तांबे का।
तांबा सस्ता भी है चांदी की तुलना में और विशिष्ट प्रतिरोध भी इसका ठीक-ठाक है। तो इसलिए चांदी के स्थान पर तांबे का अधिक प्रयोग किया जा रहा है और एल्यूमीनियम जो कि तांबे से भी सस्ता होता है, इसका भी अच्छा खासा प्रयोग किया जा रहा है तार बनाने में। तो विशिष्ट प्रतिरोध चांदी का भले ही सबसे कम होता है, लेकिन चांदी महँगी होने के कारण तार बनाने में इसका उपयोग नहीं किया जाता है या बहुत ज़रूरी पड़ गया कहीं पर, तो वहाँ पर बनाया भी जा सकता है। जैसे जो बहुत महँगे उपकरण हैं, बहुत सस्ते उपकरण में तो इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, चांदी और सोने का। तो जो बहुत महँगे उपकरण हैं, वहाँ पर चांदी और सोने का प्रयोग किया जा सकता है। अन्यथा साधारण उपकरणों में या साधारण तार बनाने में चांदी और सोने का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बताने जा रहे हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो जैसा कि रो बराबर होता है R इंटू ए अपान एल के। अब आप पढ़ चुके हो कि R यानी रेजिस्टेंस का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? ओम है। क्या है? ओम। और एरिया है एक प्रकार का, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। और यहां पर लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और मीटर से स्क्वायर अगर कट गया तो क्या आ गया? आ गया ओम मीटर। ओम मीटर। ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम मीटर होता है। आप इसको ध्यान देंगे। और छोटा मात्रक ओम सेंटीमीटर भी होता है ना? तो एसआई मात्रक में अगर पूछा जाए कि एसआई मात्रक क्या है, तो एसआई मात्रक आप ओम मीटर लिखेंगे। ठीक है ना? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक, जो सिंबल या चिन्ह वैद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाते हैं, उनका क्या मतलब होता है? किसी भी आपने इलेक्ट्रिक सर्किट में देखा होगा, वैसे टेढ़े मेढ़े तमाम चित्र बने रहते हैं, तमाम सिंबल बने रहते हैं, तो उनके क्या मतलब है ना? तो आइए हम आपको बताते हैं। यदि आपको ऐसा सिंबल दिखाई पड़े, देख रहे हैं ना, एक ऐसा है, एक छोटा है ना? एक छोटा बड़ा प्लेट, ये धन का चिन्ह है, यहाँ पर धन प्लेट है, और ये छोटा ऋण ऋण प्लेट होता है। इसको हम कहते हैं विद्युत सेल कहते हैं। ये क्या है? विद्युत सेल, है ना? ध्यान दीजिएगा। दूसरा आप देख रहे हैं कई छोटे छोटे सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं या किसी भी क्रम में जुड़े हो सकते हैं। यहाँ पर ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, है ना? तो इसमें आप देख रहे हैं कि कई सेल श्रेणी या समांतर में जुड़े हो सकते हैं। तो इस संयोजन को बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी। बैटरी कहते हैं। तीसरा जो सिंबल है, ये विद्युत बल्ब का है। क्या है? बल्ब। चौथा जो सिंबल है वो प्रतिरोध का है। ये सेल है ना, सेल यहां पर लिख लेना, ये प्रतिरोध का है। ये परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध। यानी इस परिवर्ती प्रतिरोध की सहायता से हम विद्युत धारा को और विभवांतर को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 6 है, बहुत महत्वपूर्ण है, युक्ति है, जिसे स्विच कहते हैं या कुंजी भी कहते हैं। स्विच या कुंजी कहते हैं। तो अगर यहां पर ऐसे दिखाई दे तो ये समझ लो ये कुंजी ऑफ पोजीशन में है, स्विच ऑफ पोजीशन में है। किस पोजीशन में है? ऑफ पोजीशन। यानी विद्युत परिपथ ओपन है, खुला है। ये सातवां जो सिंबल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ा है, इसके यहाँ पर बीच में बिंदी लगा दी गई है और यहाँ पर यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर टच कर रहा है। ये क्या है? ये ऑन पोजीशन दिखाता है। अगर स्विच ऑन है, विद्युत परिपथ में स्विच ऑन है, इसका मतलब विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है और तब इस प्रकार से दिखाया जाएगा इसको, ऐसे या ऐसे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों टच होने चाहिए, जो है दोनों पॉइंट टच होने चाहिए। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, ये फ्यूज है, फ्यूज वायर। क्या है? फ्यूज वायर। और फ्यूज वायर सेफ्टी के दृष्टिकोण से लगाया जाता है। यदि किसी कारणवश अधिक धारा प्रवाहित हो परिपथ में, चाहे शॉर्ट सर्किट हो या अथवा अन्य कोई कारण है,
कि अचानक परिपथ में बहुत ज्यादा मात्रा में धारा बहने लगे तो क्या करता है, ये पिघल करके सर्किट को ब्रेक कर देता है। बीच से जो है ये खुद पिघल जाता है, तो बीच से कट जाता है, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है ना। ये क्या है, वायर की ज्वाइंट है, इस प्रकार से हम इसको दिखाते हैं। अगर कहीं तार को जोड़ा गया है तो इस प्रकार से या इस प्रकार से हम इसको दिखाते हैं, है ना। ये क्रॉसिंग वायर है। कौन सा वायर है, क्रॉसिंग वायर। क्रॉसिंग वायर का मतलब है कि नीचे जो तार है, ऊपर से दूसरा तार यहाँ पर लाया जा रहा है, ये ऊपर वाला तार नीचे वाले को टच नहीं कर रहा है, तो इसको क्रॉसिंग वायर के रूप में जानते हैं। और ये ग्रामा जो यहाँ पर सिंबल बना हुआ है, ये क्या है, एमीटर है। एमीटर एमीटर है, और इससे विद्युत धारा का मापन किया जाता है इस यंत्र से। इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हमेशा ध्यान दें, समांतर क्रम में इसे कभी जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, इसे हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है ना। अभी हम श्रेणी क्या है, समांतर क्या है, इसके आगे जस्ट आगे इसके हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये बराबर डिवाइस है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर, है ना। वोल्ट मीटर क्या होता है, तो वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का यंत्र है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। विभवांतर नापने का एक यंत्र होता है जो विद्युत परिपथ में प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसको ध्यान देंगे, ठीक है ना। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। जहां जहां विद्युत परिपथ आपको बनाया जाएगा तो ये इन सिंबलों का हम प्रयोग करेंगे और आप लोग ये समझेंगे कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो इसमें विशेष कुछ समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रतीक है, सिंबल है। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधों के संयोजन में हम दो प्रतिरोधों को जोड़ने की क्या जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा कई प्रतिरोध हैं तो उन्हें जोड़ने की क्या जरूरत पड़ती है। एक दूसरे से जोड़ करके प्रतिरोध को कम या ज्यादा हम कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास मान लो 1 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, और 3 ओम का प्रतिरोध उपलब्ध नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि 1 ओम 1 ओम और 1 ओम के तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके हम 3 ओम का प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता सिर्फ इसलिए है कि हमारे पास जो प्रतिरोध उपलब्ध नहीं है उनको हम जोड़ करके श्रेणी और समांतर में जोड़ करके जो हमारे पास प्रतिरोध नहीं होते हैं, अनुपलब्ध हैं, उन प्रतिरोधों को हम प्राप्त कर सकते हैं। यही श्रेणी और समांतर पढ़ने का मतलब होता है कि हम प्रतिरोधकों को कैसे श्रेणी और समांतर में जोड़ करके अपेक्षित प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं जो हमें जरूरत है। मान लीजिए एक कोई टीवी बनाने वाला मैकेनिक है, उसके पास कुछ प्रतिरोध नहीं है। तो टीवी मैकेनिक अगर पढ़ा लिखा हुआ है, उसको साइंस आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, प्रतिरोधों का संयोजन आता है, तो उसके पास तमाम प्रतिरोध होते हैं, उनको श्रेणी और समांतर में जोड़ करके वह अपेक्षित प्रतिरोध प्राप्त कर सकता है जिसकी हमें आवश्यकता है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि हम प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ते हैं। प्रतिरोधकों का संयोजन, संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो प्यारे बच्चों, प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। पहला है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम का मतलब बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि श्रेणी क्रम क्या होता है। जैसे आप लोग झालर जलाते हो, बिजली की झालरें आप लोग दिवाली पर सजाने का काम करते हो, तो झालरों के जो बल्ब जुड़े होते हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, है ना। तो जैसे हमारे पास मान लो कई बल्ब हैं, मान लो एक बल्ब ये है, दूसरा बल्ब ये है, तीसरा बल्ब ये है, और इन बल्बों को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना हो। किस क्रम में जोड़ना हो, श्रेणी क्रम में। तो बहुत आसान है श्रेणी क्रम में जोड़ना। श्रेणी क्रम में हम कैसे जोड़ेंगे, यहां पर देखिए, यहां से तार ले आएंगे, ये इस तार में हम लाइन देंगे, है ना, सप्लाई देंगे, और यहां से जो तार निकला हुआ है, ये वाला तार है ना बल्ब का, इसको हम यहां से कनेक्ट कर देंगे ऐसे, और फिर
ये वाला जो दूसरा सिरा है इसको यहां से पहले, यानी इसका मतलब क्या है कि पहले बल्ब का दूसरा सिरा, पहला बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, पहले बल्ब का दूसरा सिरा, ये दूसरा सिरा है, दूसरे बल्ब के पहले सिरे से ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। अब दूसरे बल्ब का दूसरा सिरा, ये वाला जो सिरा है दिख रहा है आपका, तीसरे बल्ब के पहले सिरे से कनेक्ट कर दिया और यहां से तार निकाल करके इसको हम ले आएंगे ऐसे, यहाँ पर लाइन मतलब फेस है यहाँ पर, और यहाँ पर न्यूट्रल है, फेस और न्यूट्रल से क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। ये फेस वायर है और ये न्यूट्रल वायर है, फेस और न्यूट्रल से जैसे ही कनेक्ट करेंगे ये तीनों बल्ब सीरीज में जुड़ करके जलने लगेंगे, इनका प्रकाश कम हो जाएगा लेकिन ये बल्ब सीरीज में, इसी को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगर बल्बों को, इन बल्बों को हमें समांतर क्रम में जोड़ना हो, पहले आप श्रेणी क्रम में समझ गए, है ना, कैसे जोड़ेंगे इसका तो अनुभव आजकल के बच्चों को बहुत ज्यादा होता है ना। तो इस प्रकार से बल्बों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। अब देखिए अगर समांतर क्रम में बल्बों को जोड़ना हो तो हम कैसे जोड़ते हैं, तो यहां पर देखिए हमारे पास ये देखिए 3 बल्ब हैं, यही 3 बल्ब हम यहां पर कर रहे हैं, ये पहला बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है और ये है तीसरा बल्ब, ऐसे है, ठीक है। तो अब इनको हम पैरेलल में कनेक्ट करना चाहते हैं, पैरेलल में, तो पैरेलल में जोड़ने के लिए ये ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास यहां पर देखिए एक काम करिएगा, ये मान लीजिए फेस है और ये क्या है, न्यूट्रल है, ये फेस वायर है, ये न्यूट्रल है, ठीक है ना, फेस और न्यूट्रल। तो जो ये बल्ब के पहले सिरे हैं, सभी बल्बों के पहले सिरे, ये ध्यान देंगे आप, पहला सिरा, सभी को हम फेस से कनेक्ट कर देंगे, फेस वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसको भी ऐसे कनेक्ट कर दिया और इसको भी ऐसे कनेक्ट कर दिया, यानी फेस से कनेक्ट कर दिया, है ना, पहले सिरे को। जैसे उसमें क्या था, पहला सिरा फ्री है, दूसरा सिरा क्या है, तीसरे से जुड़ा है, यहाँ पर इससे जुड़ा है, ये वाला इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम पहले सिरे को क्या कर देंगे, तीनों को फेस दे देंगे। अब यहां से ले जाकर के ये वाला, ये जो न्यूट्रल है, इनको मान लीजिए यहां से हम इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया, इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया और यहां से ले जाकर के इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से ये पैरेलल कहेंगे, ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं। इसमें क्या होगा, पैरेलल में एक विशेषता होती है कि कोई बल्ब जितने वाट का है ठीक उतने वाट के बराबर ही प्रकाश देगा। जैसे मान लीजिए यहां पर ये 10 वाट का है, ये 20 वाट का है और ये 40 वाट का है, और ये भी क्या है, जब इसको हम सीरीज में जोड़ेंगे इन बल्बों को तो ये इनकी रोशनी कम होती जाती है। ये मान लीजिए 10 वाट वाला है, ये 20 वाट वाला है और ये 40 वाट वाला है। तो सीरीज में जोड़ेंगे तो तीनों की रोशनी कम देखने को मिलेगी, और जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो तीनों बराबर बराबर रोशनी, 10 वाट का है तो 10 वाट के बराबर रोशनी देगा, और 20 वाट का है तो 20 वाट के बराबर रोशनी देगा, 40 वाट का है तो 40 वाट के बराबर रोशनी देगा, यानी प्रकाश में कोई अंतर नहीं आएगा, उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन जब हम इन बल्बों को सीरीज में जोड़ते हैं तो इनकी शक्ति पर, इनके पावर पर असर पड़ने लगता है। तो अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन न समझ में आया हो बल्बों को, तो हम इसको एक प्रकार से और बता रहे हैं, इनको आप ध्यान दीजिए। तो जैसे हमारे पास ये मान लीजिए फेस वायर है और ये न्यूट्रल वायर है, ये फेस है और ये क्या है, न्यूट्रल है। तो यहां पर ये पहला बल्ब है, ऐसे ये दूसरा बल्ब है और ये तीसरा बल्ब है। तो क्या करेंगे, एक सिरा इसका, जरा ध्यान दीजिएगा, एक सिरा इसका सबका फेस से जोड़ देंगे, सबका फेस से जोड़ देंगे ऐसे, ये भी क्या कर देंगे, फेस से जोड़ देंगे, ये भी क्या कर देंगे, पहला सिरा सबका फेस से जोड़ देगा। अब बात आई दूसरे सिरे को, तो दूसरे सिरे को हम क्या कर देंगे, यहां से ये देखिए क्रॉसिंग वायर लगा रहे हैं, ऐसे क्रॉसिंग हो गया, क्रॉसिंग वायर हो गया, क्रॉसिंग वायर इस प्रकार से करके जो है हम यहाँ पर इसको यहाँ से न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है ना। अब ये पैरेलल में हो गया। अब ये क्या हो गया, ये यहाँ से क्रॉसिंग वायर लगा करके इसको हम यहाँ से न्यूट्रल दे दिया, यहाँ पर भी क्रॉसिंग वायर लगा करके इसको क्या किया हमने, न्यूट्रल में दे दिया। अब ये तीनों बल्ब पैरेलल में हो जाएंगे। अब आप लोग ऐसा जलाए होंगे
अगर ये चित्र नहीं समझ में आया तो आप इस चित्र से समझने का प्रयास करें। ये बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है, वो थोड़ा-सा देखने में पता लग रहा है, लेकिन है वो भी पैरेलल में। और सीरीज वाला तो आप लोग समझ ही गए होंगे, सीरीज में है। तो बल्बों को अगर हम सीरीज में जोड़ रहे हैं तो उनका प्रकाश कम हो जाता है, जो एक्चुअल प्रकाश उनका होना चाहिए। और अगर पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो जितने वाट के लिए डिजाइन किया गया है, जितने वाट का बना है, ठीक उतने वाट के बराबर वो रोशनी देता रहता है। तो अब इसी क्रम में हम आपको प्रतिरोधकों का संयोजन बता रहे हैं। तो जैसे इनको जोड़ा गया है, ठीक वैसे ही उनको जोड़ा जाता है। प्रतिरोधकों को, रेजिस्टेंस को भी उसी प्रकार से जोड़ा जाता है। तो देखिए, रेजिस्टेंस को हम इस प्रकार से जोड़ रहे हैं, पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में, ये इस प्रकार से। तो भाई बच्चों देखो, ये प्रतिरोधक हैं, या इनको हम प्रतिरोध भी कहते हैं। जैसा कि आपने अभी प्रतीक में समझा, एक प्रतिरोध हो गया, दूसरा प्रतिरोध ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। ऐसे 3 प्रतिरोध हैं हमारे पास। इसका प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है, और इसका प्रतिरोध है R3। जैसे मान लो ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 10 ओम का है, ऐसा है। इस प्रकार से इसकी कोई न कोई वैल्यू रहेगी। तो हर प्रतिरोध के 2 सिरे होते हैं। एक सिरा ये हुआ पहला सिरा, एक सिरा दूसरा सिरा हो गया। ये पहला सिरा इसका, और ये दूसरा सिरा। ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। जैसा कि मैंने अभी बल्बों के लिए बताया, ठीक वैसा ही जो है यहाँ पर प्रतिरोधों को भी हम जोड़ते हैं। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा ले जाकर के हमने क्या किया, ये कनेक्ट कर दिया दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे जोड़ दिया, एक तार लेकर के जोड़ दिया। अब दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से ऐसे कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार से ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ गए। अब मान लीजिए हम इसमें कोई एक बैटरी लगा करके विभवांतर स्थापित कर दें तीनों प्रतिरोधों में। एक बैटरी लगा दिया इसे हमने, और कनेक्टिंग वायर से, जिसका प्रतिरोध बहुत कम है, एक कनेक्टिंग वायर है, इनका प्रतिरोध नगण्य होता है। इन प्रतिरोधकों की तुलना में ये जो कनेक्टिंग वायर है, इनका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है। तो आइए देखिए, अब इस परिपथ की क्या श्रेणी परिपथ है, सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए गए हैं। इनकी क्या विशेषता होती है। अब जैसे ये बैटरी का क्या है, धन सिरा है, ये बड़ा वाला प्लेट धन सिरा होता है, पॉजिटिव कहते हैं। जैसे आप लोग बैटरी में देखे हैं, तमाम बैटरियां होती हैं, है ना। तो यहाँ पर सिंबल के रूप में इस बड़ी प्लेट को हम यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, धन सिरा दिखा रहे हैं, पॉजिटिव है। और ये छोटी जो यहाँ पर दिख रही है आपको, ये क्या है, ऋण सिरा है। अब आप लोग कई बार पढ़ चुके हो कि विद्युत धारा का प्रवाह ये धन प्लेट से, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित होगी। विद्युत धारा इसी प्रकार से प्रवाहित होगी, यहाँ पर ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, और ऐसे फिर इधर से रिटर्न होगी ऐसे, और यहां से ऐसे बहती रहेगी। इस प्रकार से पूरे परिपथ में विद्युत धारा क्या होती रहेगी, प्रवाहित होती। अब आप देखें, अगर मान लें कि बैटरी से निकलने वाली धारा यहाँ पर आई, मुख्य धारा जो है हमारी आई है, तो आप देख रहे हैं कि केवल एक ही रास्ता है यहां से यहां तक धारा को जाने और लौट करके आने में। दूसरा कोई रास्ता है ये नहीं है कि धारा का मार्ग बदल सके या धारा का मान भी बदल सके, क्योंकि इसमें केवल एक ही रास्ता है। इसलिए जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों में या सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है। यही सबसे बड़ी विशेषता है श्रेणी परिपथ की, ध्यान दीजिएगा। यही पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में तभी कहे जाएंगे जब उनमें क्या हो, हर प्रतिरोध में एक समान धारा, क्योंकि दूसरी धारा प्रवाहित हो ही नहीं सकती। जब रास्ता एक ही है तो धारा भी एक ही होगी, धारा बदल नहीं सकती है। तो यहां पर जितने भी प्रतिरोध हैं, सब में एक समान धारा प्रवाहित होगी। अब हम यहां पर यह चर्चा नहीं कर रहे हैं कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध भी होता है, तो हम ऐसी बैटरी मान के चलते हैं कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, न के बराबर है, उसको हम यहां पर नहीं ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि धन सिरा और ऋण सिरा के बीच ये मान लेते हैं कि V विभवांतर है।
विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। जब आंतरिक प्रतिरोध को हमने नगण्य मान लिया तो धन और ऋण सिरा के बीच हमने वोल्टमीटर की सहायता से मेजरमेंट किया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? V आ रहा है, V। और इससे निकल करके करंट कितनी आ रही है? I आ रही है। यानी I धारा पूरे परिपथ में, यहां भी I बहेगी, यहां भी I, यहां भी I, है ना, हर एक जगह I धारा प्रवाहित तो होगी। तो फिर डिफरेंट क्या होगा, भिन्न क्या होगा इसमें? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब यहां क्या है? I धारा है ना। तो ये पहला प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक ये दिखाया गया है, पहला प्रतिरोध। तो हम यहां से ये निकालेंगे कि जो पहला प्रतिरोध है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, विभवांतर कितना होगा। कौन सा? विभवांतर। मान लीजिए कि पहले प्रतिरोध में जो विभवांतर है वह V1 है। कितना विभवांतर है? V1 है। अब विभवांतर कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो आप पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस धारा गुणित प्रतिरोध, संगत धारा और गुणित संगत प्रतिरोध, यानी जो प्रतिरोध यहां पर लगा हुआ है, ये प्रतिरोध, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। यहां पर प्रतिरोध ये लगा हुआ है, इसका प्रतिरोध R1 है, दिख रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इस धारा का गुणा प्रतिरोध में कर देंगे, क्योंकि विभवांतर बराबर होता है धारा गुणित प्रतिरोध। क्या होता है? विभवांतर क्या होता है? विभवांतर बराबर होता है धारा और गुणित प्रतिरोध के, धारा गुणित प्रतिरोध। तो धारा I है और प्रतिरोध R1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस पहले प्रतिरोध में कितना होगा? V1 बराबर होगा IR1। कितना होगा जी? IR1। पहले प्रतिरोध में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? I का गुणा R1 में कर देंगे, IR1 हो गया। इसी प्रकार से जो दूसरा है, मान लीजिए V1 है, ये V2 है विभवांतर इसमें, तो दूसरा प्रतिरोधक है, उसका विभवांतर यदि V2 हो तो V2 में भी यही होगा, क्योंकि इसमें धारा कितनी है? I ही धारा है, I धारा इसमें भी जा रही है ना। तो दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर कितना होगा? I इंटू R2, यानी धारा गुणित प्रतिरोध। दूसरे में धारा कितनी है? I है, प्रतिरोध कितना है? R2 है, तो विभवांतर कितना होगा? IR2 होगा। अब इसी प्रकार से हम तीसरे में निकाल लेंगे। तीसरा प्रतिरोध ये है, इसमें मान लीजिए V3 है, तो V3 बराबर कितना होगा? क्योंकि उसमें भी क्या है? करंट वही है, कितनी है धारा? I है ना, तो उसमें भी धारा I है, तो विभवांतर कितना हो जाएगा? वही सूत्र, धारा गुणित प्रतिरोध, IR3 के हो गया। अब क्या हुआ? अब ये जो यहां पर V विभवांतर था बैटरी के द्वारा जो प्रदान किया गया तीनों प्रतिरोधकों को, वह 3 जगह विभाजित हो गया। कितने जगह? 3 जगह। एक तो इसमें बट गया, इसमें बट गया, इसमें बट गया, और प्रतिरोध के हिसाब से बटेगा। जिसका प्रतिरोध जितने ज्यादा होगा उसमें विभवांतर उतने अधिक होगा। श्रेणी क्रम में क्या होगा? श्रेणी क्रम की एक विशेषता है कि धारा सब में समान रहेगी, जितने प्रतिरोध हैं सब में धारा क्या बहेगी? समान बहेगी। किंतु जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें विभवांतर भी ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए हम क्या कहें, धारा सब में 2 एम्पियर है और पहले का मान लो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है मान लो 6 ओम, R2 है मान लो 8 ओम और R3 है मान लो 3 ओम। तो आप अब निकालें, धारा सब में क्या है? 2 एम्पियर की धारा है सब में। एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कि सब में 2 एम्पियर की धारा बह रही है और पहले का प्रतिरोध कितना हो गया? 6 ओम है, तो पहले में विभवांतर कितना होगा? अरे भाई 2 का गुणा 6 में कर दो, 6 दूनी 12 वोल्ट, 12 वोल्ट इसमें हो जाएगा। अब यहां पर क्या है? धारा इसमें भी 2 ही एम्पियर की है और प्रतिरोध इसका कितना है? 8 ओम है, तो 8 दूनी 16 वोल्ट यहां हो जाएगा। इसमें इसका प्रतिरोध कितना है? 3 ओम है ना, तो 3 दूनी 6 वोल्ट इसमें हो जाएगा विभवांतर। तो आपने देखा अभी कि श्रेणी क्रम में धारा सभी प्रतिरोधों में एक समान रहती है, लेकिन विभवांतर प्रतिरोध के हिसाब से कम या अधिक हो सकता है। अब यहां पर जबकि मैंने माना है कि बैटरी के अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, यानी आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, इसके अंदर बैटरी के अंदर कोई प्रतिरोध नहीं है, नगण्य है, मान के चल रहे हैं हमारे पास कोई ऐसी बैटरी है तो उसका विभवांतर, टोटल विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। अब यह V 3 जगह बट रहा है,
तो V बराबर क्या होगा, तीनों के योगफल के बराबर हो जाएगा, V1 के, V2 के, V3 के योगफल के बराबर हो जाएगा। तीनों को हम जोड़ देंगे, अरे भाई ये क्या है, तीनों का है, क्योंकि यहीं से मिल रहा है, तीनों V1 V2 V3 जो बट रहे हैं यहीं से बट रहे हैं, ये सबका टोटल है। तो ये क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों का टोटल हो गया है, V हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम रखेंगे क्या, V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, IR1, V2 की जगह क्या लिख सकते हैं, IR2, और V3 की जगह IR3 लिख सकते हैं ऐसे। तो अब देखिए सब में I कॉमन है, I को कॉमन ले लिया, I जब सब में कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, R1 प्लस R2 और प्लस R3। ओके, अब ये किसका मान हो गया, V का मान हो गया, ये V का हो गया। V कौन सा V, ये V, ये वाला V जो टोटल विभवांतर है, ये हो गया। अब यह विभवांतर I को कॉमन लेने पर क्या हो गया, I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3। और अगर इसी को हम क्या लिखें, इस I को इसके नीचे कर दें, V अपान I, और बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये क्या है, इसी पर विचार करना है कि है क्या, ये है क्या। तो चूंकि V जो है क्या है, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा V है। विभवांतर कितना है टोटल, पूरा V है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा जो है विभवांतर कितना है भैया, V है। इसका मतलब पूरे तीनों प्रतिरोधों के बीच विभवांतर V है, और इस विभवांतर में जब धारा का भाग होगा, जो संपूर्ण धारा है उसका भाग होगा, तो क्या निकलेगा, तो निकलेगा ओम के नियम से, ओम के नियम से, अभी आपने ओम का नियम पढ़ा, ओम के नियम से, किस नियम से, ओम के नियम से, क्या जानते हैं, V बराबर IR। तो इस I को हम यहां पर कर दें तो V अपान I बराबर क्या हो रहा है, R हो रहा है, प्रतिरोध हो रहा है। यानी विभवांतर और धारा का अनुपात क्या हो रहा है, प्रतिरोध के बराबर होता है। और ये कौन सा प्रतिरोध होगा, ये यहां से लेकर के यहां तक का प्रतिरोध होगा, यानी इसी को हम कहते हैं तुल्य प्रतिरोध कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध। यहां से लेकर के यहां तक, इस बिंदु से, मान लो ये बिंदु है, ये बी है, तो ए और बी का जो तुल्य प्रतिरोध है वो आर है। ये आर क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। क्या है, तुल्य प्रतिरोध कहते हैं इसको। कैपिटल आर जो हमने यहां लिखा है, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो अब आप समझें, यहां पर ओम के नियम से हमें प्राप्त हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, इस पूरे के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, तुल्य प्रतिरोध, यानी कैपिटल आर लिख देंगे। तो कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, ये आप ध्यान देना है। तो हमें श्रेणी क्रम में यही फार्मूला प्राप्त होता है कि अगर तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है, यानी कुल प्रतिरोध होता है, वो कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है। चलिए बच्चों, अब आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने की जरूरत है, जो कि यहाँ पर परिपथ बना हुआ है, हम आपको इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिए। पहली बात तो क्या है कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है। जितने भी प्रतिरोध होंगे, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे जितने प्रतिरोध हो, सब में बहने वाली धारा एक समान होती है, करंट एक समान होती है। किंतु विभवांतर सभी प्रतिरोधों में प्रतिरोध के अनुसार अलग अलग होते हैं। अगर प्रतिरोध समान है सबका, तो विभवांतर तीनों में समान भी हो सकता है। लेकिन अगर सभी प्रतिरोध भिन्न भिन्न ओम के हैं, तो इनके बीच, हर एक प्रतिरोध के बीच जो विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, वो सब भिन्न भिन्न होगा। तो यानी श्रेणी क्रम में विभवांतर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है या हो सकता है, लेकिन धारा क्या होती है, एक समान होती है। ये दो मोटी मोटी बात है। और धारा एक समान क्यों होती है, इसका रीजन है क्योंकि मार्ग सर्किट एक ही है, एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, तो कोई कटिया नहीं लगा हुआ है कहीं बीच में, बीच में कोई कटिया मारी नहीं है। तो क्या होगा, पूरे परिपथ में एक समान धारा बहती रहेगी, एक समान धारा प्रवाहित होगी, किंतु विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होगा। तो बस इस कंसेप्ट को अगर आप ध्यान में समझेंगे तो यही श्रेणी क्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब इस पर हम न्यूमेरिकल कराएंगे आपको,
और पहले पूरा थ्योरी आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। आप पहले थ्योरी को समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्लियर कर लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद न्यूमेरिकल तो हम केवल 1 दिन में करा देंगे पूरा। तो बच्चों अब हम आपको बताने जा रहे हैं समांतर क्रम संयोजन, कि प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। समांतर क्रम। तो बच्चों अभी आपने प्रतिरोधों को यानी रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ करके अध्ययन किया। अब आपको हम आगे बताने जा रहे हैं कि प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ने, जैसे बल्बों को मैंने जोड़ के बताया था अभी, ठीक वैसे ही प्रतिरोधों को जोड़ेंगे। जैसे बल्बों को जोड़ा था वैसे क्या करेंगे, प्रतिरोधों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, मान लीजिए हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, प्रतिरोध हैं। ये R1 है, ये R2 है, और ये क्या है, R3 है। R1, R2, R3। ये पहला सिरा, तीनों का पहला सिरा है, और ये तीनों का क्या है, दूसरा सिरा है ना। तो पहले सिरे को सबको एक साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया, सबको एक साथ कनेक्ट, और दूसरे सिरे को सबको एक साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया। और हम करते क्या है, यहीं से बैटरी से विभवांतर स्थापित कर देते हैं। एक बैटरी जोड़ करके क्या करते हैं, विभवांतर स्थापित कर देते हैं। ऐसे विभवांतर यहाँ से बैटरी जोड़ देंगे, और ये बैटरी का विभवांतर है, मान लीजिए V है, और ये तीनों जो प्रतिरोध है इस प्रकार से समांतर क्रम में ऐसे जोड़ दिया। देखने में भी समांतर लग रहा है, ये तो समांतर क्रम को समझना बहुत आसान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बैटरी का ये क्या है, धन सिरा है, और ये क्या है, ऋण सिरा है, ठीक है ना। तो ये धन सिरे से ऋण सिरे को जोड़ करके बैटरी को जो है हमने यहाँ पर विभवांतर इसमें दे दिया। अब आप ध्यान दें, तो ये धन सिरा है, तो यहां से बैटरी से जो कुल धारा चलेगी वो I होगी। बैटरी से जो कुल धारा होगी वो I होगी। अब यहां पर धारा जो है जैसे ही इस जोड़ पर पहुंचेगी, तो यहां से आगे भी बढ़ेगी और इसके आगे भी बढ़ेगी। तो मान लीजिए जो ये पहला प्रतिरोध यहां पर जुड़ा हुआ है, उसमें जो धारा बह रही है वो I1 धारा है। कितनी धारा है, I1 धारा। इसमें अलग अलग होगी, और इसमें जो है यहां पर जो ये है धारा है, वो कितनी धारा है, ये I2 धारा है, और यहां पर जो प्रतिरोध है ना, उसमें I3 धारा है। तीनों में अलग अलग धारा होगी, ठीक है। तीनों में धारा क्या होगी, अलग अलग, करंट अलग अलग जाएगी तीनों में, प्रतिरोध के हिसाब से करंट अलग अलग जाएगी, रेजिस्टेंस के हिसाब से। अब ध्यान देंगे आप जरा सा, तो तीनों में यहां पर जो धारा है, मुख्य धारा तो I है, यहां से जो बैटरी से धारा निकलेगी वो धारा क्या है, I है। कुल धारा, बैटरी जो हमारी कुल धारा दे रहा है वो I है। अब यह I धारा 3 भागों में बट रही है, तो क्यों बट जाएगी, आप जैसा एक सिंपल सी बात आप जैसा सोचिए। मान लीजिए आपके पास ये एक नहर है, क्या है, नहर, मुख्य नहर है, नहर है ना। और इस नहर से 3 शाखाएं निकली हैं, ऐसे एक शाखा इधर जाती है, मान लो एक शाखा मान लो ऐसे चली जाती है, और एक शाखा मान लो ऐसे चली जाती है। 3 शाखाएं हैं इस नहर की। ये मुख्य नहर ये है, ये है, ध्यान दीजिएगा। और यहां से 3 शाखाएं नहर की निकल रही हैं। अब आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये है, ये पहली नहर, यानी ये उप शाखा है, इसकी शाखा है, एक शाखा, 2 शाखा, 3 शाखा। तो नहर का पानी निश्चित है क्या होगा, इन तीनों शाखाओं में जाएगा। कुछ पानी क्या जाएगा, इधर जाएगा, कुछ पानी कहां जाएगा, इधर जाएगा, और ये ऐसे जाएगा। और नहर से पानी इधर भी जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। और फिर नहर का पानी इधर से होते हुए ऐसे इधर भी जाएगा। जाएगा ही नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये मुख्य नहर है, और इस नहर की 3 शाखाएं हैं। तो इसमें जो पानी की धारा है तीनों नहरों में, तीनों शाखाओं में जरूर जाएगी। और मान लीजिए फिर आगे चल करके ये फिर ज्वाइंट हो जा रही है, मान लीजिए यहाँ पर जाकर के फिर से ये कनेक्ट हो जा रही है, ऐसे ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। और यहां से होते हुए फिर ये ऐसे हो जा रही है, जरा सा आप ध्यान दें।
तो आगे क्या होगा? अब आप देखिए, यहां से ये धारा इधर से ऐसे आएगी और फिर ऐसे चली जाएगी, यहां से ये धारा सीधे ऐसे चली जाएगी और यहां से ये धारा होते हुए फिर ऐसे चली जाएगी। यानी क्या हो जाएगी? फिर तीनों धाराएं मिलकर के क्या हो जाएंगी? एक हो जाएंगे। जैसे एक तरफ से क्या आ रहा है? गंगा जी का पानी आ रहा है और दूसरी तरफ से क्या आ रहा है? जमुना जी का पानी आ रहा है। तो जहां प्रयागराज में संगम है, संगम के बाद जो पानी की मात्रा होती है वो क्या होती है? वो गंगा जी से आने वाली पानी की मात्रा और जमुना जी से आने वाली पानी की मात्रा दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो ऐसे यहां पर क्या है? यहां पर एक धारा इधर से आ रही है, एक धारा इधर से, एक धारा इधर से, यहां तीनों फिर क्या हो रही है? जुड़ करके एक हो जा रही है। तो जहां समांतर है, आप ध्यान देंगे, जहां पर क्या है? समांतर। जी क्या है? इन हमारे तीनों परस्पर समांतर हैं। तो जहां पर समांतर है, आप वहां पर देखेंगे कि धाराएं अलग अलग हैं, सब में अलग अलग धारा है ना? जैसे मान लो ये गंगा है और ये जमुना है और ये सरस्वती है, मान लो सरस्वती है ना? गंगा जमुना सरस्वती तीन नदियां हैं मान लीजिए। तो क्या है? और यहां से मान लीजिए ये क्या है? ये जहां से तीनों की उत्पत्ति हुई है ना? उत्पत्ति हिमालय से मान लीजिए, हिमालय है ना? हिमालय से मान लीजिए तीनों की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है, तीनों नदियों की। तो फिर क्या है? हिमालय से अगर कहीं पर और जगह से पानी इसमें न मिलता हो, तो जितना यहां से हिमालय से जल आएगा, हिमालय से अन्य जगह से नदी नालों का जल शामिल न किया जाए इसमें, तो हिमालय से जितना जल चलेगा उसका कुछ भाग गंगा में जाएगा, कुछ भाग जमुना में जाएगा और शेष भाग सरस्वती नदी में जाएगा। और फिर यहां पर क्या होगा? प्रयागराज है, ये क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज में तीन नदियों का संगम है। यानी देखने में तो केवल दो ही नदियों का है, लेकिन त्रिवेणी को क्या बताते हैं? अदृश्य बताते हैं कि त्रिवेणी जो है एक सरस्वती है, सरस्वती को अदृश्य बताया जाता है ना? तो इस प्रकार से जो है इन तीनों नदियों का जल यहाँ पर संगम है, संगम में इकट्ठा होकर के फिर आगे प्रयागराज से आगे मिर्जापुर की ओर बढ़ता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर ध्यान दीजिए आप, तो यहां क्या है? ये हिमालय से चलने वाली धारा है, पानी की धारा है, हिमालय से धारा चली, कहां चली? हिमालय से। तो हिमालय से चली, ये मान लो गंगा है, तो कुछ धारा क्या गई? गंगा में। मान लो गंगा में जाने वाली धारा क्या है? I1 है। और ये क्या है? यमुना है, जमुना, जमुना जी है। तो जमुना जी में जाने वाली धारा क्या है? I2 है, यहां पर कुछ धारा बहेगी। और ये क्या है? सरस्वती है ना? तो यहां पर भी कुछ धारा बहेगी। यानी ये जो हिमालय से चलने वाली धारा है, ये हिमालय है ना? हिमालय। हमने पहले ही बताया है कि इसमें सहायक नदियां और नदी नाले, अन्य नदी नाले सम्मिलित नहीं है। तो हिमालय से चलने वाला टोटल जो जल होगा वो तीन नदियों में जाएगा, कुछ गंगा में, कुछ जमुना में, कुछ सरस्वती में। तो यहाँ पर बैटरी है, बैटरी पूरी हिमालय है। बैटरी क्या है? हिमालय। बैटरी से तीन धाराएं निकल रही, तीन बैटरी से तो एक ही धारा निकल रही है यहाँ पर, लेकिन ये आगे चल के जैसे यहाँ पहुंचती है, एक धारा इधर, एक धारा इधर, एक धारा इधर बढ़ जाती है बैटरी से। इसको इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इसमें यानी विद्युत धारा I1, इसमें I2, इसमें I3 विद्युत धारा बह रही है। अब यहां से क्या होगा? ये लौटेगी धारा ऐसे यहां से, और ये यहां से आएगी, और ये क्या होगी? ये कुल मिलाकर के यहां से आएगी। तो तीनों सभी धाराएं मिलकर के यहां पर आ जाएंगी। यानी ये जैसे यहां का पूरा पानी यहां प्रयागराज में आ रहा है, ठीक है ना? ठीक उसी प्रकार से यहां से तीनों प्रतिरोधों की जो धारा है निकल करके क्या आ रही है? यहां आ रही है। ध्यान दीजिएगा, ये धारा आई है। तो जितनी धारा यहां से चली थी, ठीक उतनी धारा यहां पर प्राप्त हो जाएगी। यही क्या है? पैरेलल कम्बिनेशन है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? तो ये रहा प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, ये तरीका मैंने आपको बताया। अब आगे देखते हैं कि इनका तुल्य प्रतिरोध हम कैसे निकालेंगे। तो एक चीज आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा, वो क्या है कि जितने भी प्रतिरोध समांतर क्रम में हम जोड़ते चले जाएंगे, सभी में पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर जो होता है वो समान होता है। सब में क्या होता है? विभवांतर समान। इसमें कितना विभवांतर होगा? V। इसमें कितना विभवांतर होगा? V। इसमें कितना विभवांतर होगा? V। यानी जितना ये है उतना ये भी इसमें भी रहेगा, उतना इसमें भी रहेगा, उतना इसमें भी रहेगा। विभवांतर सब में समान रहेगा। समांतर क्रम की सबसे बड़ी विशेषता क्या? कि सभी प्रतिरोधों में विभवांतर सब में क्या होता है? समान रहता है। सब में समान। जितना विभवांतर इसको यहां से दिया जा रहा है, उतना विभवांतर सभी प्रतिरोधों में स्थापित हो जाता है। अब भिन्न क्या होती है? वैद्युत धारा सब में भिन्न होती है।
इसमें क्या होगी, इसमें I1 धारा, इसमें I2 धारा, क्योंकि इसका प्रतिरोध तीनों का अलग अलग है इसलिए धारा भिन्न हो जाएगी। अगर प्रतिरोध एक समान होगा तो धारा भी एक समान हो जाएगी तीनों में, लेकिन प्रतिरोध क्या है, R1 R2 R3 है, सब में भिन्न है, इसलिए धारा भी क्या हो जाएगी, सब में भिन्न हो जाएगी, I1 धारा, I2 धारा, I3 धारा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों में विभवांतर समान होता है, किंतु वैद्युत धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। ओके, तो अब देखिए, तो पहले जो प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध में विभवांतर V कितना होगा, ये होगा, विभवांतर निकालने का वही तरीका आपको देखना है कि जिस प्रतिरोध में हम विभवांतर निकाल रहे हैं उसमें धारा कितनी है, करंट कितनी है और उसका प्रतिरोध कितना है, दोनों का गुणा कर देना है। इसमें कितनी धारा है, I1 धारा है और प्रतिरोध कितना है, R1 है, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, I1 R1 कितना हो जाएगा, I1 R1, I1 R1 है ना। तो I1 बराबर कितना हो जाएगा, ये आप निकालने की, I1 कितना होगा, पहले प्रतिरोध में धारा कितनी हो जाएगी, I1 है तो R2 नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, V अपान R2 हो जाएगा। I1 बराबर कितना हो जाएगा, V अपान R2। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार I2 कितना हो जाएगा, V अपान I1 R1, सॉरी, तो देखिए इसी प्रकार I2 बराबर V अपान R2 हो जाएगा और I3 बराबर कितना हो जाएगा, V अपान R3 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये I1 I2 I3 जब हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, ये पूरी धारा के बराबर, I के बराबर होगा, यानी होगा I बराबर होगा इसके I1 प्लस I2 और प्लस I3, ये होगा I1 I2 I3, तीनों धाराओं को हम जोड़ लेंगे तो ये मुख्य धारा के बराबर हो जा रहा है, I के बराबर हो जा रहा है। अब सभी का मान लिख लेते हैं, क्या है, I1 की जगह क्या हम रखेंगे, V अपान R1 रखेंगे, और I2 की जगह क्या रखेंगे, I2 की जगह रखेंगे V अपान R2 रखेंगे, और I3 की जगह क्या रखेंगे, V अपान R3 रखेंगे। अब कॉमन हमको क्या मिल रहा है, यहां पर आप ध्यान दें, इस चीज को हम आगे थोड़ा सा इधर समझा रहे हैं, इधर समझिए। तो कॉमन क्या मिल रहा है, I बराबर क्या मिलेगा, कॉमन V कॉमन है, सब में V कॉमन लग रहा है तो V कॉमन निकाल लेंगे, तो V को कॉमन निकाल लिया गया, तो कितना बच रहा है, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 बच रहा है। अब इस V को हम यहां कर दे रहे हैं, I अपान V कर दे रहे हैं, ये किसके बराबर हो रहा है, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 के हो रहा है। और ओम के नियम से हम क्या जानते हैं कि I अपान V बराबर जानते हैं 1 अपान R के, जहां R क्या होता है, इस टोटल जो यहां पर सभी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, प्रतिरोध लगे हुए हैं, सभी का तुल्य प्रतिरोध कहते हैं इसको। इस R को हम क्या कहते हैं, R क्या है, तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध, याद रखेंगे इसको, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर I अपान V के स्थान पर, I अपान V के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान R लिख सकते हैं। तो 1 अपान R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। यही क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम में आपने देखा तुल्य प्रतिरोध क्या हो रहा है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, या और प्रतिरोधों में तो जुड़ता चला जाएगा इसे। इसी प्रकार से समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, कैसे निकालते हैं, 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, और अन्य प्रतिरोध होंगे तो हम क्या करेंगे, इसे जोड़ते चले जाएंगे 1 अपान करके। तो दोनों में अंतर क्या आपने देखा, अंतर यह दिख रहा है कि जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो जो तुल्य प्रतिरोध है वो बढ़ता है, तुल्य प्रतिरोध बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, आप जरा सा ध्यान दें। ऐसे देखिए, इस प्रकार से देखिए कि हमारे पास मान लो 3 प्रतिरोध हैं, ये R1 R2 और ये क्या है, R3 है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्यों बढ़ जाता है, प्रतिरोध इसलिए बढ़ जाता है कि लंबाई बढ़ जाती है। श्रेणी क्रम में क्या हुआ, तार की लंबाई या प्रतिरोधक की लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। और हम जानते हैं कि लंबाई, अभी पीछे वीडियो में बताया गया था क्या, कि लंबू का क्या होता है, प्रतिरोध अधिक होता है। अगर तार लंबा हो गया तो प्रतिरोध क्या हो गया, अधिक हो गया। बोलो, अब मान लो समांतर क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। अगर हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया, जैसे ऐसे जोड़ दिया, ये क्या है, ये आपको दिख रहा है, समांतर क्रम दिख रहा है। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या हो जाता है,
घट जाता है। जो तुल्य प्रतिरोध हो जाता है वो सभी से कम हो जाता है, सबसे कम हो जाता है। इन तीनों के अलग अलग मान से भी कम हो जाता है समांतर क्रम में। हम न्यूमेरिकल आपको करा के दिखाएंगे कि कैसे कम हो जाता है, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कैसे कम हो जा रहा है। क्योंकि ये तीनों समांतर क्रम में, देखिए मैंने इसे जोड़ दिया, तो जोड़ने समांतर क्रम में क्या बढ़ गया, लंबाई घट गई, लेकिन बढ़ा क्या, मोटाई बढ़ गई। क्या बढ़ गई, मोटाई। और मोटू का क्या होता है, मोटू का प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर चालक मोट हो गया तो प्रतिरोध क्या हो गया, मोट हो गया और छोट हो गया। मोटू और छोटू का कम, और लंबू पतलू का अधिक हो गया। श्रेणी क्रम में हो गया, देखिए लंबा हो गया और पतला हो गया, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, ऐसे समांतर क्रम में कर दिया तो क्या हो गया, ये मोट हो गया, चालक मोटा हो गया, है ना, और छोटा भी हो गया। तो मोटा और छोटा यानी मोटू और छोटू का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब आपसे आशा करता हूं कि आप लोगों को श्रेणी और समांतर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आपसे यही निवेदन है कि आप लोग बहुत ध्यान से मन लगा करके घर पर जा करके अच्छी तरह से इसको दोहरा लेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद।